हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल mathscience.tech 182। और कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फिजिक्स का ये टॉपिक है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और इस चैप्टर का जो टॉपिक है ये है धारावाही चालक पर बाह्य चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव। इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ऑन द करंट कैरिंग कंडक्टर। अब इसमें चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम तथा दाएं हाथ की हथेली के नियम नंबर 2 के द्वारा ज्ञात की जा सकती है। अब इसमें दो नियम पढ़ेंगे हम। एक पढ़ेंगे आपका फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल और दूसरा पढ़ेंगे राइट हैंड पाम रूल, दाएं हाथ की हथेली का नियम। तो पहले देखते हैं हम फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, इसमें क्या है कि अगर फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड के अकॉर्डिंग अगर हम अपने बाएं हाथ का लेफ्ट हैंड का अंगूठा और उसके पास वाली दो उंगलियों को हम ऐसे फैलाते हैं, इस प्रकार फैलाते हैं। ऐसी कंडीशन में क्या है, ये तीनों अंगूठा और दोनों पास वाली दोनों उंगलियां तीनों एक दूसरे के मतलब परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एक दूसरे के क्या हों, लंबवत हों, आपस में ये क्या हों, परस्पर लंबवत हों। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि अंगूठे के पास वाली जो उंगली है, कौन सी, तर्जनी उंगली, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, और जो मध्यमा उंगली है वो धारा की दिशा को प्रदर्शित करे। तो अंगूठा क्या करता है, चालक पर लगने वाले बल की दिशा को बताएगा। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार यदि हम अपने बाएं हाथ का अंगूठा और उसके पास वाली उंगलियों को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों परस्पर क्या रहें, लंबवत हों। यदि अंगूठे के पास वाली तर्जनी उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, तब अंगूठे के पास वाली उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, और जो मिडिल फिंगर है मध्यमा उंगली विद्युत धारा की दिशा को प्रदर्शित करे, तो अंगूठा चालक पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करेगा। क्लियर है? तो इतना क्लियर है। तो तीनों क्या हो, लेफ्ट हैंड के थंब और उसके नियरेस्ट टू फिंगर एक दूसरे के क्या हो, परपेंडिकुलर हो। तो क्या होगा, जो इंडेक्स फिंगर है, तर्जनी उंगली है, वो क्या करेगी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करे, और मध्यमा उंगली धारा की दिशा को प्रदर्शित करे। तो अंगूठा चालक पर लगने वाले बल की दिशा को बताएगा। अंगूठा क्या करेगा, चालक पर लगने वाली बल की दिशा को दर्शाएगा। इतना क्लियर है? तो नेक्स्ट देखते हैं आगे। ये था फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। अब पढ़ेंगे हम दाएं हाथ की हथेली का नियम। देखिए, दाएं हाथ की हथेली के नियम के अनुसार क्या होता है, यदि हम अपने दाएं हाथ को इस प्रकार फैला कर रखें कि उंगलियां बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में और अंगूठा धारा की दिशा में हो। देखिए, अंगूठा क्या है, डायरेक्शन ऑफ करंट, जो थंब है डायरेक्शन ऑफ करंट, और जो फिंगर्स हैं वो किसको, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। यदि हम अपने दाएं हाथ को इस प्रकार फैला कर रखें कि फैली हुई उंगलियां बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और अंगूठा धारा की दिशा में हो, तो हथेली क्या करती है, चालक पर लगने वाला बल हथेली के लंबवत ऊपर की ओर होगा।
तो जो बल लग रहा है वो हथेली के ऊपर क्या होगा, हथेली के ऊपर की ओर होगा और कैसा होगा, परपेंडिकुलर होगा, लंबवत होगा। तो लेफ्ट हैंड रूल क्या था फ्लेमिंग का, यदि हम अपने बाएं हाथ के अंगूठा और उसके पास वाली दो उंगलियों को इस प्रकार फैलाएं कि वो परस्पर क्या हो, तीनों लंबवत हो, तो अंगूठा के पास वाली तर्जनी उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और मध्यमा उंगली क्या विद्युत धारा की दिशा को प्रदर्शित करे, तो अंगूठा चालक पे लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करेगा। अब दाएं हाथ का नियम क्या कहता है, दाएं हाथ की हथेली का नियम, यदि हम अपने दाएं हाथ को इस प्रकार फैला कर रखें कि फैली हुई उंगलियां बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, अंगूठा धारा की दिशा में, तो चालक पे लगने वाला बल हथेली के लंबवत ऊपर की ओर होगा। ये क्या है आपका अंगूठा, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और ये जो बल लग रहा है वो कहाँ है, बल कहाँ लग रहा है, हथेली के लंबवत है और कहाँ है, ऊपर की ओर है। ये कौन सा नियम था आपका, डायरेक्शन, ये था आपका दाएं हाथ की हथेली का नियम। अब चलिए आगे देखते हैं। आगे है आपका एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर बल, force on a current carrying conductor placed in a uniform magnetic field। तो सबसे पहले क्या है कि इसमें देखो ये लैंग्वेज है, माना एक धारावाही चालक की लंबाई क्या है, L है। तो सबसे पहले हमको रिप्रेजेंट करना है मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड ये हो गया आपका चुंबकीय क्षेत्र, ये क्या है आपका मैग्नेटिक फील्ड, और इसमें क्या रखा है, एक L लंबाई का रखा हुआ है क्या आपका कंडक्टर, ये L लंबाई का एक कंडक्टर रखा हुआ है जिसकी लंबाई कितनी दे रखी है, जिसकी लेंथ है L, जिसकी लेंथ क्या है L है, और जिसमें I करंट क्या हो रही है, फ्लो हो रही है, करंट कितना फ्लो हो रहा है इसमें I, देखिए ये है आपका एक समान चुंबकीय क्षेत्र और इसमें कोई L लंबाई का क्या है कंडक्टर रखा है, इसमें करंट फ्लो हो रहा है आपका I, और इस पर जो बल लग रहा है वो कितना है आपका F, और ये मैग्नेटिक फील्ड से कितने एंगल पर है, ये एंगल है आपका यहाँ पे कितना है, थीटा एंगल है, ये जो एंगल है ये कितना है, थीटा, थीटा एंगल, ये कितना एंगल है आपका, थीटा एंगल बनाते हुए रखा गया है, इसमें करंट फ्लो हो रहा है I, करंट फ्लो हो रहा है I। अब देखिए लैंग्वेज देखते हैं, माना एक रेखीय धारावाही चालक तार है जिसकी लंबाई कितनी है L है, जिसमें I धारा प्रवाहित हो रही है, करंट कितना फ्लो हो रहा है I फ्लो हो रहा है, और ये कहाँ पे रखा गया है, चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है, इसको कहाँ पे प्लेस किया गया है, चुंबकीय क्षेत्र में, धारा की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से कितना कोण बनाती है, ये आपका थीटा एंगल पे थीटा कोण बनाती है। तब उस कंडीशन में क्या होगा,
चालक पे चुंबकीय क्षेत्र के कारण कार्य करने वाला जो बल है वो किस किस पे डिपेंड रहता है? चालक पर चुंबकीय क्षेत्र के कारण एक बल लगता है। ये आपका चालक है, ये मैग्नेटिक फील्ड है और इस पे एक बल काम कर रहा है। तो ये बल क्या है? नंबर फर्स्ट। नंबर फर्स्ट, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के चुंबकीय चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती होता है। अर्थात F प्रोपोर्शनल किसके हो गया? V की। F प्रोपोर्शनल हो गया V की। दूसरा है आपका सेकंड है चालक में प्रवाहित धारा I के क्या होता है? अनुक्रमानुपाती। यानी धारा के चालक में प्रवाहित धारा के क्या होता है? अनुक्रमानुपाती होता है। F प्रोपोर्शनल I, ये हो गया आपका सेकंड। ये है आपका सेकंड इक्वेशन बनी। थर्ड है आपका चालक की लंबाई के भी क्या होता है? अनुक्रमानुपाती होता है। चालक की लंबाई के क्या होता है? अनुक्रमानुपाती। ये तीसरी कंडीशन बन गई। F प्रोपोर्शनल B, F प्रोपोर्शनल I और F प्रोपोर्शनल L। और फोर्थ है इसका अगला वाला है F प्रोपोर्शनल साइन थीटा। यानी चालक चुंबकीय क्षेत्र के बीच बने कोण की ज्या के क्या होता है? अनुक्रमानुपाती होता है। ये कौन सा हो गया आपका? फोर्थ। अब क्या करेंगे? चारों नियम को क्या करते हैं? हम मर्ज करते हैं। चारों नियम को मिलाने पर चारों नियम को क्या कर दें? हम मर्ज कर दें। तो क्या हो जाएगा? ये F प्रोपोर्शनल I B I B L साइन थीटा। अब यहाँ से अगर प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो कांस्टेंट आ जाएगा। तो F इक्वल के I B L साइन थीटा। F इक्वल क्या हो गया? I B L साइन, और K क्या है यहाँ पे? K है आपका कांस्टेंट। K क्या है? कांस्टेंट है। K है आपका कांस्टेंट। कांस्टेंट यदि K की वैल्यू क्या है? 1,
तब क्या बनेगा आपका F इक्वल आई बी एल साइन थीटा, आई बी एल साइन थीटा। अब इसमें अगर हम देखते हैं ये क्या है, चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर लगने वाले बल का व्यापक समीकरण हो गया F इक्वल आई बी एल साइन थीटा। अब इसमें मैं कंडीशन लगाऊं, कंडीशन ये है कि पहली कंडीशन है कि थीटा की वैल्यू 0 डिग्री कब होगी, जब विद्युत धारा चुंबकीय क्षेत्र के क्या हो, समांतर, चुंबकीय क्षेत्र के क्या हो, समांतर हो। पहली कंडीशन, यदि यदि विद्युत धारा चुंबकीय क्षेत्र के क्या हो, समांतर हो, तो थीटा इक्वल कितना हो जाएगा आपका 0 डिग्री। थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0 डिग्री। तो F इक्वल हो गया आई बी एल साइन 0 डिग्री। साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है आपकी 0, तो F इक्वल क्या हो गया 0 न्यूटन। F कितना हो गया 0 न्यूटन। अब यदि बात करें हम, विद्युत धारा चुंबकीय क्षेत्र के क्या थी, समांतर थे। अगर मैं बात करूं कि विद्युत धारा चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हो तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, लंबवत के लिए थीटा की वैल्यू हो जाएगी 90। F इक्वल आई बी एल साइन 90, यही हो गया। F इक्वल आई बी एल साइन 90 की वैल्यू 1, तो F इक्वल आई बी एल, F की वैल्यू कितनी निकल के आ गई आई बी एल। क्लियर है, यहां तक क्लियर है। अब देखिए अगर यहाँ तक क्लियर है तो आगे देखते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र के क्या क्या यूनिट हो सकती हैं, चुंबकीय क्षेत्र के क्या क्या मात्रक हैं। कभी कभी डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में भी पूछ लेता है कि चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या है। आपको 4 ऑप्शन होंगे, उसमें से आपको देखना है। देखते हैं, ये क्लियर हो गया यहाँ तक। अगर पैरेलल है, विद्युत धारा चुंबकीय क्षेत्र के समांतर है, तो थीटा कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। और अगर परपेंडिकुलर है, लंबवत है, तो थीटा कितना होगा 90 और साइन 90 की वैल्यू 1, तो F इक्वल क्या हो गया आपका आई बी एल। F इक्वल हो गया आपका आई बी एल। अब देखिए यूनिट क्या क्या है, यहाँ तक क्लियर है। अब आगे देखते हैं चुंबकीय क्षेत्र के मात्रा क्या क्या है। यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो देखिए चुंबकीय क्षेत्र के मात्रक, ये यूनिट बताने हैं, तो इसका मात्रक होता है न्यूटन, न्यूटन पर एम्पियर, न्यूटन पर एम्पियर मीटर, न्यूटन पर एम्पियर मीटर। इसके और भी मात्रक होते हैं, चुंबकीय क्षेत्र के अन्य मात्रक,
अगर अदर यूनिट की बात करें तो इसका एक होता है टेस्ला। टेस्ला। और दूसरा होता है इसका वेबर पर मीटर स्क्वायर। वेबर पर मीटर स्क्वायर। और एक और भी होता है इसका क्या, गॉस। अब कितनी यूनिट हो गई, न्यूटन पर एम्पियर मीटर, टेस्ला, वेबर पर मीटर स्क्वायर और गॉस। ठीक है। ठीक है। अब देखिए आगे, अगर मैं बात करूं कि ये है आपका 1 न्यूटन पर एम्पियर मीटर, ये कितने गॉस के इक्वल होता है, 1 न्यूटन पर एम्पियर मीटर, ये कितने गॉस के इक्वल होता है, ये होता है 10⁴ गॉस। 10⁴ एक न्यूटन पर एम्पियर मीटर कितने के बराबर होता है, 10⁴ गॉस की। अगर इसका अपोजिट पूछा जाए कि एक गॉस कितने के इक्वल होता है, तो वो होता है 10⁻⁻⁴ न्यूटन पर एम्पियर मीटर। ये कितने के बराबर होता है, ये होता है आपका 10⁻⁻⁴ या फिर 10⁻⁻⁴ वेबर वेबर पर मीटर स्क्वायर। वेबर पर मीटर स्क्वायर। क्लियर है, इतना क्लियर है। 1 गॉस इक्वल हो गया 10⁻⁻⁴ न्यूटन पर एम्पियर मीटर या फिर 10⁻⁻⁴ वेबर पर मीटर स्क्वायर। इतना क्लियर है। ठीक है, आगे देखते हैं हम। यदि क्या हो, आई की वैल्यू कितनी हो, 1 हो, आई की वैल्यू 1 एम्पियर, एल की वैल्यू कितनी हो, 1 मीटर, एफ की वैल्यू कितनी हो, 1 न्यूटन और बी की वैल्यू कितनी हो, 1 न्यूटन पर एम्पियर मीटर। तो फिर क्या बनेगी, कंडीशन बनेगी हमारी, फिर कंडीशन बन जाएगी, ये क्या हो, यदि चुंबकीय क्षेत्र में कितना हो, 1 मीटर लंबाई का क्या हो, यदि चुंबकीय क्षेत्र की लंबत 1 मीटर लंबे चालक में कितनी धारा हो, 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित करने पर कितने न्यूटन का बल लगे, 1 न्यूटन बल लगे, तो चुंबकीय क्षेत्र बी का मान 1 न्यूटन पर एम्पियर मीटर या 1 टेस्ला होगा। आई की वैल्यू क्या हो, 1 हो, एफ एल 1 मीटर हो, एफ 1 न्यूटन हो, बी 1 न्यूटन पर एम्पियर मीटर हो। तो चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत 1 मीटर लंबे चालक में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित करने पर चालक पर 1 न्यूटन का बल लगे, तो चुंबकीय क्षेत्र बी का मान 1 न्यूटन पर एम्पियर मीटर या 1 टेस्ला होगा। आगे देखिए,
आगे देखते हैं। यह है आपका चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेशित कणों पर बल, और उस बल को क्या कहते हैं हम? लॉरेंज बल। क्या कहते हैं? लॉरेंज बल। लॉरेंज बल। अब देखिए, जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में कोई आवेशित कण क्या करता है? गति करता है। कोई मैग्नेटिक फील्ड है और उसमें एक चार्ज पार्टिकल क्या कर रहा है? मोशन कर रहा है, मूवमेंट कर रहा है। तो उस पर एक बल आरोपित होता है और उस बल को हम क्या कहते हैं? लॉरेंज बल कहते हैं। उसी बल को हम कहते हैं लॉरेंज बल। अब ये कह रहा, माना कोई आवेशित कण प्लस क्यू चुंबकीय क्षेत्र बी की दिशा के लंबवत v वेग से गतिमान है। v वेग से गति कर रहा है। स्मॉल v ले लिया, v वेग से गतिमान है, गति कर रहा है। तो देखिए, ये है इसका डायग्राम। ये क्या है? मैग्नेटिक फील्ड है, चुंबकीय क्षेत्र है। इसमें कोई चार्ज पार्टिकल है जो v वेग से क्या कर रहा है? गति कर रहा है। v वेग से क्या कर रहा है? गति कर रहा है। और जो इस पे क्या कर रहा है? एक बल काम कर रहा है। बल की जो दिशा है वो चुंबकीय क्षेत्र और कण की गति। बल की जो डायरेक्शन है वो मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और कण की गति, दोनों की दिशा के क्या है? ये लंबवत है। ठीक है, लंबवत है तो एंगल कितने का हो गया आपका? 90 का। परपेंडिकुलर है, यानी जो इसमें बल लग रहा है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और कण की गति की दिशा दोनों के क्या काम कर रहा है? लंबवत काम कर रहा है। तो देखिए, F इक्वल क्या हो जाएगा? जो लॉरेंज बल है, F इक्वल क्यू वी वी। F इक्वल क्या होता है? क्यू वी वी। बल की दिशा, अगर हम बल की डायरेक्शन की बात करें तो ये फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से हम निकालते हैं। अगर ये पूछी जाए कि बल की दिशा कौन से नियम से ज्ञात की जाती है, तो फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से ज्ञात की जाती है। अगर बात करें जो दूसरा डायग्राम था, देखिए, यदि आवेशित कण की गति की दिशा चुंबकीय क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र बी की दिशा के परपेंडिकुलर ना होकर, लंबवत ना होकर कितना एंगल बनाए? थीटा कोण बनाए। तो लॉरेंज बल का जो फॉर्मूला है F इक्वल क्यू वी वी, यही था। F इक्वल क्यू वी वी। अब कहा गया है कि कण की गति की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के क्या हो? लंबवत ना हो, बल्कि क्या हो? थीटा कोण बना रही हो। तो लॉरेंज बल क्या हो जाएगा? F इक्वल क्यू वी वी साइन थीटा। F इक्वल क्यू वी वी साइन थीटा। F इक्वल क्यू वी वी साइन थीटा। अब अगर वेग v और चुंबकीय क्षेत्र के बी के बीच कोण 90 हो, तो साइन 90 की वैल्यू कितनी हो जाती है? 1। तो F इक्वल क्या हो जाएगा? क्यू वी वी। अब देखिए, अगर इफ यदि थीटा की वैल्यू क्या हो? 0 डिग्री हो, थीटा की वैल्यू 0 डिग्री हो, तब साइन 0 की वैल्यू क्या हो जाती है? 0। तो बल कितना होगा आपका? 0 न्यूटन। 0 न्यूटन, यानी बल क्या होगा? 0। जब कब? जब
थीटा क्या हो, 0 हो, यानी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के क्या हो, समांतर। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के क्या हो, पैरेलल हो। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के समांतर हो तब। अब देखिए दूसरी कंडीशन है इसमें, थीटा की वैल्यू कितनी हो आपकी, 90 डिग्री हो। जब थीटा की वैल्यू 90 होगी तो बल क्या होगा, सबसे अधिक होगा। F इक्वल क्यू वी वी, F इक्वल क्यू वी वी, और F का मान क्या होगा, सबसे अधिक। तीसरी कंडीशन है, यदि V क्या हो, 0 हो, V का मान क्या हो, 0 हो, तो क्या होगा, F का मान भी क्या हो जाएगा आपका, 0। F की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, यानी उस पर कोई बल काम नहीं करेगा, कोई बल काम नहीं करेगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, इतना समझ में आ गया। अब देखिए आगे देखते हैं, अगर इतना क्लियर है तो आगे देखते हैं। अगला है आपका, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है आपका बायो-सैवर्ट का नियम। ये है आपका बायो-सैवर्ट का नियम। इसमें है, बायो-सैवर्ट के नियम से धारावाही चालक पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। बायो-सैवर्ट के नियम से धारावाही चालक पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर फ्रॉम बायो-सैवर्ट्स लॉ। मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर फ्रॉम बायो-सैवर्ट्स लॉ। अब इसमें क्या है, ये कोई ये भी क्या है, एक धारावाही चालक तार है जिसके कोई पॉइंट है, जिससे कितनी दूरी पे, r डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है P जहां आपको निकालना है मैग्नेटिक फील्ड। इसको दे दिया पॉइंट को नाम A, इसको B, और ये कितना एंगल बना रहा है, थीटा, और इसमें करंट फ्लो हो रहा है I, करंट फ्लो हो रहा है I। अगर मैं बात करूं इसके एक स्मॉल एरिया की, इस लंबाई के छोटे से पार्ट की, जो ले लिया डेल्टा L, डेल्टा L, तो देखते हैं। देखिए, माना एक धारावाही तार है जिसमें कितनी धारा रह रही है, I करंट फ्लो हो रही है, I धारा प्रवाहित हो रही है, जिसके एक छोटे खंड डेल्टा L के मध्य बिंदु O से R दूरी पर धारा की दिशा से थीटा कोण बनाते हुए कोई बिंदु P है। बायो-सैवर्ट के नियम के अनुसार बिंदु P पर उत्पन्न धारावाही तार के छोटे खंड डेल्टा L के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निम्न राशियों पर निर्भर करती है। किस किस पे उसकी डिपेंडेंसी होती है। देखिए, ये है थीटा कोण बनाते हुए, यहाँ पे पॉइंट है P, डेल्टा V, A, इसमें करंट फ्लो हो रहा है I,
करंट फ्लो हो रहा है आई। अब इसमें देखेंगे डेल्टा एल, ये लंबाई है एक छोटा सा एरिया डेल्टा एल। ये बी और ये है आपका धारावाही चालक, धारावाही चालक। इसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है, आई फ्लो हो रहा है। तो देखिए किस किस राशि पे निर्भर करती है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है वो किस किस पर डिपेंड करती है। पहला है बी प्रोपोर्शनल टू आई, चुंबकीय चालक में प्रवाहित धारा आई की अनुक्रमानुपाती होती है। जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता धारा आई की क्या होती है, अनुक्रमानुपाती होती है। दूसरा है चालक खंड की लंबाई, जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है वो चालक खंड की लंबाई के क्या होती है, अनुक्रमानुपाती होती है। पहला किसकी है, धारा के अनुक्रमानुपाती होती है। दूसरा है चालक खंड की लंबाई के क्या होती है, अनुक्रमानुपाती होती है। तीसरा है आपका बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/r²। इसका मतलब हुआ यह चालक खंड के मध्य बिंदुओं से पी तक की दूरी के वर्ग की व्युत्क्रमानुपाती होती है, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। नेक्स्ट है आपका बी प्रोपोर्शनल साइन थीटा, बी प्रोपोर्शनल साइन थीटा, यानी चालक खंड की दूरी आर के बीच बनने वाले कोण की ज्या की भी क्या होती है, अनुक्रमानुपाती होती है। कितने नियम हो गए आपके, 4। करंट के क्या होती है, अनुक्रमानुपाती, चालक खंड की लंबाई की अनुक्रमानुपाती, उसकी दूरी के वर्ग के क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती, और कोण की ज्या की क्या होती है, अनुक्रमानुपाती होती है। अगर मैं इन चारों नियमों को क्या कर दूं, मिला दूं, चारों नियमों को मिलाने पर, चारों नियमों को मिलाने पर, अगर हम इन चारों नियमों को क्या कर दें, मिला दें, चारों नियमों को अगर मिला दें तो ये बनेगा आपका बी प्रोपोर्शनल आई डेल्टा एल साइन थीटा अपॉन r²। बी प्रोपोर्शनल आई डेल्टा एल साइन थीटा अपॉन r²। अगर हम यहाँ से प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो ये हो जाएगा इक्वल म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डेल्टा एल साइन थीटा अपॉन r²। ये कितना हो गया आपका, बी इक्वल म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डेल्टा एल साइन थीटा अपॉन r²। यहाँ पे क्या है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्या है, कांस्टेंट, कांस्टेंट है। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्या है, कांस्टेंट है। ये क्या है, नियतांक है। अगर मैं इसकी वैल्यू की बात करूं, अगर मैं इसकी वैल्यू की बात करूं तो इसकी वैल्यू होती है
म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्या था, कांस्टेंट था। बी इक्वल म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डेल्टा एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, जहाँ क्या है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई किसके इक्वल है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट है। अगर मैं इसकी वैल्यू की बात करूं, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इक्वल कितना हो गया, 10⁻⁻7 न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इक्वल 10⁻⁻7 न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। अगर यहाँ पे म्यू नॉट की बात करें तो म्यू नॉट क्या है, निर्वात की चुंबकशीलता। निर्वात की चुंबकशीलता, और इसकी वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। म्यू नॉट क्या है, निर्वात की चुंबकशीलता, वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। और यही नेम क्या कहलाता है आपका, बायो सेवर्ट लॉ। यही क्या है आपका, बायो सेवर्ट का नेम, बायो सेवर्ट का नेम। यहाँ तक क्लियर है, इतना क्लियर है, इतना समझ में आ गया। अब आगे देखते हैं ये क्या है। अगर डायरेक्ट आपसे ये पूछा जाए कि बायो सेवर्ट का फॉर्मूला, तो बी इक्वल म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डेल्टा एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, जहाँ पे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्या है, कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू होती है 10⁻⁻7 न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। और म्यू नॉट क्या है, निर्वात की चुंबकशीलता, इसकी वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। और यही क्या है आपका बायो सेवर्ट का नेम। यहाँ तक क्लियर है। तो देखिए आगे नेक्स्ट टॉपिक है, ये है अनंत लंबाई के सीधे धारावाही चालक के कारण, चालक तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एन infinity long straight current carrying conductor। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एन infinity long straight current carrying conductor। जब क्या हो, सीधे धारावाही चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है। जब लंबे सीधे धारावाही चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है। माना किसी सीधे धारावाही तार के कारण चालक तार से आर दूरी पर, कितनी दूरी पर, आर दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र बी है। चुंबकीय क्षेत्र बी है, तो बी किन किन राशियों पर निर्भर करता है ये देखते हैं। तो इसके लिए पहले हम देखेंगे डायग्राम इसका। ये क्या है आपका, अनंत लंबाई का तार जिसमें करंट फ्लो हो रहा है आपका आई, कितनी दूरी पे, आर डिस्टेंस पे क्या है, कोई पॉइंट है क्या पी, जहां आपको क्या निकालना है, चुंबकीय क्षेत्र। और ये क्या है, इन्फिनिटी वायर है, यानी अनंत लंबाई का तार। अनंत लंबाई का क्या है, तार है। तो इसमें क्या होता है, पहली कंडीशन है चुंबकीय क्षेत्र चालक में प्रवाहित विद्युत धारा के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती। जो चुंबकीय क्षेत्र है चालक तार में, इस तार में जो करंट फ्लो हो रहा है उसके क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। दूसरा है
बी प्रोपोर्शनल इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/r। जो चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र चालक तार से दूरी r, ये वाले डिस्टेंस चालक तार से दूरी r के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये पहला नियम। ये हो गया आपका सेकंड। इन दोनों को हम क्या कर दें, मिला दें। दोनों नियम को मिलाने पर तो ये हो जाएगा बी आई अपॉन आर, बी प्रोपोर्शनल आई अपॉन आर। यहाँ से हटाएंगे प्रोपोर्शनल तो कांस्टेंट जुड़ जाएगा आई अपॉन आर। के क्या है यहाँ पे, के है आपका कांस्टेंट। के क्या है, कांस्टेंट है। के की जो वैल्यू है v इक्वल के आई अपॉन आर, और के क्या है, कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू है म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, b इक्वल म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई अपॉन आर। म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई अपॉन आर न्यूटन पर एम्पियर मीटर, न्यूटन पर एम्पियर मीटर। अगर मैं वैल्यू की बात करूं, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई 2 इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। म्यू नॉट अपॉन 2 पाई क्या है, कांस्टेंट। के क्या है, कांस्टेंट जिसकी वैल्यू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई और इसकी वैल्यू होती है 2 इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। दैट फॉर्मूला बनेगा b इक्वल 2 इंटू 10⁻⁻7 आई अपॉन आर। 2 इंटू 10⁻⁻7 आई अपॉन आर न्यूटन पर एम्पियर मीटर, न्यूटन पर एम्पियर मीटर। इतना क्लियर है। तो आगे देखते हैं। देखिए यही है, बी प्रोपोर्शनल आई, बी प्रोपोर्शनल 1/r, इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/r। ये हो जाएगा बी इक्वल के आई अपॉन आर। ये वही वैल्यू जो अभी सॉल्व किया, आई अपॉन 2 इंटू 10⁻⁻7 आई अपॉन आर न्यूटन पर एम्पियर मीटर। अब देखिए इन जो फॉर्मूले हमने पढ़े हैं उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं आपके। और कुछ पहला जो क्वेश्चन है वो है आपका 60 सेंटीमीटर लंबे तार से 50 एम्पियर की धारा बह रही है। यह तार 20 टेस्ला के एक समान चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखा हुआ है। इस तार पर लगने वाले बल की गणना कीजिए। परिकलन करना है, ये 2006 में आया हुआ क्वेश्चन है आपका। अब देखिए L इक्वल कितना है आपका 60 सेंटीमीटर। सबसे पहले तो सेंटीमीटर को किस में कन्वर्ट करना है, मीटर में कन्वर्ट करना है। 10 की पावर कितना हो गया -2 मीटर। करंट कितना फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है 5 एम्पियर। चुंबकीय क्षेत्र कितना है आपका, ये है आपका 20 टेस्ला। थीटा की वैल्यू कितनी है आपकी, थीटा की वैल्यू है आपकी, लंबवत है तो थीटा की वैल्यू कितनी है आपकी 90। थीटा की वैल्यू कितनी है आपकी 90। वैल्यू फाइंड करनी है आपको एफ। एफ आपको फाइंड करना है। एफ इक्वल होता है
आई वी एल साइन थीटा। एफ इक्वल आई वी एल साइन थीटा। वैल्यू पुट करेंगे। एफ इक्वल 5 इंटू 60 इंटू 10⁻⁻² इंटू 20 इंटू साइन 90। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 60 न्यूटन। जब सॉल्व करेंगे तो कितना निकल के आया आपका 60 न्यूटन। 60 न्यूटन। यहाँ तक क्लियर है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये है आपका सेकंड क्वेश्चन। इसमें कहा है एक 0.2 मीटर लंबी तार में 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। आई कितना है 2 एम्पियर। वायर की लेंथ कितनी है 0.2 मीटर। तार को 5 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर से 5 न्यूटन पर एम्पियर मीटर की एक समान चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से 45 अंश के कोण पे रखा है। जो थीटा की वैल्यू है वो है 45। कितनी है 45 डिग्री। अब देखिए वैल्यू किसकी निकालनी है आपको एफ। एफ की वैल्यू फाइंड करनी है। एफ इक्वल होता है आपका आई एल वी साइन थीटा। एफ इक्वल आई की वैल्यू 2 0.2 ये 5 साइन 45। साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2। तो ये हो जाएगा एफ इक्वल 2 इंटू 1/√2। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा √2। √2 की वैल्यू होती है 1.414 न्यूटन। एफ इक्वल 1.414 न्यूटन। तार पे कितना बल काम करेगा 1.414 न्यूटन। ये √2 की वैल्यू यहाँ पे हमने पुट कर दी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये है आपका 0.2 मीटर लंबे तार को 0.5 वेबर पर मीटर स्क्वायर तीव्रता के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है। यदि तार में 2 एम्पीयर की धारा प्रवाहित की जाए तो तार पर लगने वाले बल की गणना कीजिए। पहला है फर्स्ट पार्ट है इसका तार क्षेत्र के लंबवत हो, तार क्षेत्र के समांतर हो, और तीसरा है आपका तार क्षेत्र से 30 अंश का कोण बना रहा हो। इसमें आपको 3 पार्ट सॉल्व करने हैं। 3 पार्ट सॉल्व करने हैं। क्या क्या गिवन। आई की वैल्यू 2 एम्पियर। बी की वैल्यू कितनी है 0.5 वेबर पर मीटर स्क्वायर। अब एफ इक्वल फॉर्मूला होता है आपका आई एल बी साइन थीटा। पहला पार्ट है जब तार क्या हो क्षेत्र के लंबवत हो। तार क्या हो क्षेत्र के लंबवत हो तो थीटा इक्वल कितना आएगा आपका 90। थीटा इक्वल कितना हो गया 90। तो एफ इक्वल आई की वैल्यू 2 0.2
और बी कितना है 0.5 और साइन 90। साइन 90 की वैल्यू होती है 1। तो एफ कितना निकला आपका, एफ निकल के आया आपका 0.2 न्यूटन। 0.2 न्यूटन। सबसे पहले क्या करना है आपको, जो वैल्यू गिवन है वो वैल्यू लिखेंगे, आई की वैल्यू, एल की वैल्यू, बी की वैल्यू और एफ आपको फाइंड करना है। लंबवत है तो थीटा की वैल्यू कितनी होगी 90, एफ इक्वल आई एल बी साइन थीटा। तो वैल्यू पुट कर दी और वैल्यू पुट करने के बाद एफ इक्वल कितना हो गया 0.2 न्यूटन। 0.2 न्यूटन। दूसरा पार्ट है तार क्षेत्र के क्या हो समांतर हो। जब तार क्या है क्षेत्र के समांतर है, तार तार क्या है क्षेत्र के समांतर है, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 0 डिग्री। थीटा की वैल्यू हो गई 0। तो एफ इक्वल हो गया आपका 2 इंटू 0.2 0.5 साइन 0। साइन 0 की वैल्यू होती है 0। तो एफ की वैल्यू कितनी निकल के आएगी 0। 0 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही हो गया। तो एफ इक्वल कितना हो गया आपका 0 न्यूटन। 0 न्यूटन। एफ कितना निकल के आ गया 0 न्यूटन। थर्ड कंडीशन है आपकी, जब तार क्षेत्र से 30 अंश के कोण पे हो। यही है, जब तार कितना हो क्षेत्र से 30 अंश के कोण पे है। थीटा की वैल्यू कितनी है 30 अंश। एफ इक्वल आई एल बी साइन थीटा। आई एल बी साइन थीटा। एफ इक्वल कितना हो गया आपका 2 0.2 0.5 साइन 30। साइन 30 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/2। 2 0.2 0.5 1/2। 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो एफ की वैल्यू जो बची आपकी कितनी बची, मल्टीप्लाई करेंगे 0.1 न्यूटन। 0.1 न्यूटन कितना निकला 0.1 न्यूटन। अब देखिए जैसे अगर पैरेलल है, पैरेलल है, अगर क्षेत्र के क्या है पैरेलल है, तो थीटा की वैल्यू कितनी लगानी होती है 0 होती है। समांतर के लिए 0। तार क्षेत्र के क्या है अगर लंबवत है, तार क्षेत्र के क्या है लंबवत है, तो थीटा की जो वैल्यू होती है वो क्या है आपकी 90 साइन 90। बाकी जो एंगल दिया हो उसके अकॉर्डिंग रखते हैं। ये साइन 30 है, ये थीटा की वैल्यू कितनी है 30, तो साइन 30 की वैल्यू लगाएंगे। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2। से पिछले क्वेश्चन में दिया था कितना थीटा की वैल्यू 45 थी। जब थीटा की वैल्यू 45 है तो साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2। अगर थीटा की वैल्यू क्या हो 60 हो, थीटा की वैल्यू कितनी हो 60 हो, तो लगाएंगे साइन 60। और साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2 होती है। जो भी एंगल दिया है उसके अकॉर्डिंग ये वैल्यू हमको लगानी होती है। अभी कौन कौन से फॉर्मूला पे बेस्ड क्वेश्चन करें हमने, एफ इक्वल
अभी हमने जो फॉर्मूला पढ़े थे वो कौन कौन से फॉर्मूले पढ़े हैं? एक पढ़ा F इक्वल ILV पढ़ा था, दूसरा पढ़ा था F इक्वल लॉरेंज बल Q V B साइन थीटा, ये पढ़ा था। F इक्वल ILV साइन थीटा, F इक्वल QV B साइन थीटा, और एक और पढ़ा था बायो सेवर्ट डेल्टा V इक्वल म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I डेल्टा L साइन थीटा अपॉन R स्क्वायर, ये पढ़ा था। और एक पढ़ा था आपने B इक्वल म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I अपॉन R न्यूटन पर एम्पियर मीटर, जहाँ क्या थी म्यू नॉट अपॉन 2 पाई की जो वैल्यू थी ये थी 2 इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर, यही थी म्यू नॉट अपॉन 2 पाई की जो वैल्यू थी 2 इंटू 10⁻⁻7। और इस फॉर्मूला को फिर कैसे लिख दिया था, V इक्वल 2 इंटू 10⁻⁻7 I अपॉन R न्यूटन पर एम्पियर मीटर। क्लियर है? आप इन सब चीज़ों को अच्छे से पढ़ेंगे, रिवाइज करेंगे और अपने एग्जाम के लिए अच्छे से तैयारी करेंगे। नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।